हाय एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। मेरा नाम है आदित्य। आज हम बात करेंगे कॉलोनियल रूल के इंट्रोडक्शन के बारे में और कैसे इसने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को शेप दिया। 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना कदम रखा। पहले तो उनका मकसद सिर्फ ट्रेड करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल पावर को हासिल करना शुरू किया। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद उन्होंने बंगाल पर कंट्रोल पा लिया और ये उनका पहला बड़ा कदम था। कंपनी ने अपनी सरकार बनाई और अलग अलग राज्यों को कंट्रोल में लेना शुरू किया। इस दौरान लोकल रूलर को हटाकर उनकी जगह ब्रिटिश ऑफिशियल को अपॉइंट करना शुरू किया। ये सब कुछ हो रहा था जबकि लोकल लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। ब्रिटिश रूलर के साथ साथ इंडिया में इकोनॉमिक चेंज भी है। ब्रिटिश ने अपने इंटरेस्ट के लिए रिसोर्स को एक्सप्लोरेशन किया, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। काफी लोग की जिंदगी खुद उनके लिए मुश्किल हो गई थी। ये सारी चीजें लोगों में रेसिडेंट और एंगर बढ़ने लगी। 1857 का रिवॉल्ट, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, इस कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक बड़ा रिएक्शन था। लोगों ने मिलकर ब्रिटिश रूलर के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ये रिवॉल्ट कुछ हद तक ही सक्सेसफुल रहा। लेकिन इस रिवॉल्ट ने ये एक स्पार्क दिया जो आने वाले समय में बड़े मूवमेंट का कारण बना, जिसे देखते हुए 1857 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, जिसने इंडिपेंडेंस के लिए ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स शुरू करी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत आजाद हुआ और कितने फ्रीडम फाइटर्स ने इस देश के लिए जान दी। चलिए शुरू करते हैं भारत की स्ट्रगल की कहानी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल इंडिया पर बनाना शुरू किया, तब लोकल लोगों ने इसके खिलाफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। पहले पहले लोगों ने अपने अपने तरीके से इस रूल के खिलाफ विद्रोह किया। 1818 में महाराष्ट्र के पेशवा बाजीराव टू के तरफ से प्रेसिडेंट शुरू हुआ। उन्होंने ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया, लेकिन इस विद्रोह को सप्रेस कर दिया गया। इस तरह से लोकल रूलर ने भी ब्रिटिश के खिलाफ कुछ एफर्ट्स किए, पर उन्हें सक्सेस नहीं मिला। 1850 के दशक में कुछ छोटे छोटे रिवॉल्ट्स भी हुए, जैसे कि कुका मूवमेंट इन पंजाब और संथाल रिबेलियन इन 1855। इन मूवमेंट ने ब्रिटिश रूल की वजह से आए हुए सोशल और इकोनॉमिकली इनजस्टिस को हाईलाइट किया। संथाल ने ब्रिटिश अथॉरिटी के खिलाफ खुद को ऑर्गेनाइज किया और अपने राइट्स के लिए लड़ने लगे। लेकिन सबसे बड़ा रिवॉल्ट हुआ 1857 में, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपो म्यूनिटी भी कहा जाता है। इस रिवॉल्ट का कारण था ग्रेस्ट कैटेगरीज का इशू और सिपोज के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना। इसके अलावा जमींदारी सिस्टम और ब्रिटिश टैक्सेशन ने लोगों में डिससेटिस्फेक्शन भी भर दिया। सिपोज ने दिल्ली में रिबेलियन शुरू किया और धीरे धीरे ये रिवॉल्ट पूरे भारत में फैल गया। बहादुर शाह जफर, जो लास्ट मुगल एम्पायर के रूप में देखे गए, लेकिन ब्रिटिश ने रिवॉल्ट को कुछ ही समय में क्रश कर दिया। लेकिन ये रिवॉल्ट एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने इंडियन लोगों को एक साथ लाने का काम किया। ये अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट और रिवॉल्ट न सिर्फ ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट थे, बल्कि ये एक नया कॉन्सिक्वेंस की शुरुआत भी थी। ये उन लोगों के कमिटमेंट थे जो अपने राइट्स और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने को तैयार थे। आखिर में ये सब मूवमेंट्स आने वाले समय में लार्ज इंडिपेंडेंस मूवमेंट का फाउंडेशन बन गए, जो हमारे देश की आजादी के लड़ाई में बहुत मायने रखते हैं।
19th सेंचुरी के एंड तक ब्रिटिश रूल के खिलाफ डिससेटिस्फेक्शन और रेसिडेंस काफी बढ़ चुका था। इस समय लोगों में एक नया कॉन्सिक्वेंस और यूनिटी का एहसास जगा, जिसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म का मतलब था अपने देश और अपनी कल्चर आइडेंटिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ब्रिटिश रूल के शुरुआती दिनों में लोगों में इतनी यूनिटी नहीं थी। सब लोग अपने अपने रिलीजन और कम्युनिटीज तक सीमित थे। लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी जैसे हाई टैक्सेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन और सोशल डिस्क्रिमिनेशन ने लोगों को आपस में जोड़ने का काम किया। एजुकेशन का भी नेशनलिज्म के राइज में इम्पोर्टेंट रोल था। ब्रिटिश ने वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया, जिससे लोगों को न्यू आइडिया और लिबरल थॉट मिले। इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू अलग-अलग रिलीजन के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए और अपने राइट्स और फ्रीडम के लिए एक कॉमन कॉज क्रिएट कर पाए। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एनआईसी का फॉर्मेशन हुआ, जो नेशनलिज्म के राइज को एक मेजर माइलस्टोन था। एनआईसी के लीडर्स जैसे दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्रनाथ बंजारी और बाल गंगाधर तिलक ने लोगों को पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस और राइट्स के लिए जागरूक किया। तिलक का स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट बहुत पॉपुलर हुआ। इस स्लोगन ने लोगों में एक जोश भर दिया और इंडिपेंडेंस के लिए उनकी चाहत को और मजबूत बनाया। उन्होंने फेस्टिवल और पब्लिक गैदरिंग के थ्रू लोगों को यूनाइट किया और उनमें देशभक्ति जगाई। नेशनलिस्ट मूवमेंट में कल्चरल रिवाइवल का भी इम्पोर्टेंट रोल था। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और विवेकानंद जैसे थिंकर्स ने राइटिंग और थॉट के थ्रू लोगों में कल्चरल प्राइड और यूनिटी जगाई। बंकिम चंद्र का वंदे मातरम ऐसे ही एक नेशनल सॉन्ग बना, जो हर फ्रीडम फाइटर के दिल में बसा था। पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 ने नेशनलिज्म को और स्ट्रॉन्ग किया। ब्रिटिश ने बंगाल को डिवाइड करके रूल करने की कोशिश की, लेकिन इसके खिलाफ लोगों ने यूनाइटेड प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट को स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश गुड को बायकॉट किया और अपने लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट किया। ऐसे ही कई मूवमेंट और लीडर्स ने नेशनलिज्म को राइज करने में मदद किया। गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह के थ्रू इंडिपेंडेंस की लड़ाई ने तो नेशनलिज्म को एक नया रूप दिया। उन्होंने लोगों को एक साथ लाया और उनमें एक नया भारत का सपना जगाया। ये नेशनलिज्म का राइज ही था, जो चलकर भारत की आजादी का सबसे बड़ा रीजन बना। इसने लोगों को अपने देश के लिए एक नया पर्पस दिया और एक यूनाइटेड इंडिया की सोच को जन्म दिया। महात्मा गांधी, जिनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में पैदा हुए। इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई और साउथ अफ्रीका में सिविल राइट्स के लिए लड़ाई के बाद वो 1950 में इंडिया वापस आए। गांधी जी ने अपना यूनिक लीडरशिप स्टाइल डेवलप किया, जिसमें नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का सेंट्रल रोल था। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का मतलब था बिना किसी हिंसा के अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ना। सत्याग्रह का मतलब था ट्रूथ फोर्स यानी सच और न्याय के लिए दृढ़ता से लड़ना। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें उन्होंने बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो फार्मर्स को ब्रिटिश प्लांटर्स के एक्सप्लोटेशन से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। ये उनकी पहली बड़ी सक्सेस थी और इसने उनकी लीडरशिप पूरे देश में
प्रख्यात हो गई। 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट करें, अपने ब्रिटिश टाइटल्स वापस करें और ब्रिटिश इंस्टीट्यूट को छोड़ दें। उन्होंने खुद अपने कपड़े खुद बनाना शुरू किया और खादी को प्रमोट किया। इस मूवमेंट ने देश भर के लोगों को इंडिपेंडेंस की लड़ाई में शामिल किया। 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट मार्च यानी दांडी मार्च को लीड किया। ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पर टैक्स लगाया था, जो हर आम आदमी के लिए एक जरूरी चीज थी। गांधी जी ने 240 माइल्स चलकर दांडी पहुंचकर समुंदर से नमक बनाया और ब्रिटिश लॉ को विद्रोह किया। इस मूवमेंट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ऑपोजिशन को और मजबूत बनाया। 1942 में गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। इस मूवमेंट का नारा था डू और डाई, यानी करेंगे या मरेंगे। उन्होंने पूरे देश से ब्रिटिश को इंडिया छोड़ने का डिमांड किया। इस मूवमेंट के दौरान गांधी जी और कई लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इसने इंडिपेंडेंस के लिए देश के जुनून को और तेज कर दिया। गांधी जी की लीडरशिप स्टाइल यूनिक थी क्योंकि उन्होंने हमेशा ट्रूथ और नॉन वायलेंस को अपना वेपन बनाया। उन्होंने लोगों को एम्पावर किया। उन्होंने सेल्फ रिलायंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को भाव जगाया। उन्होंने हमेशा यूनिटी पर जोर दिया और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की। उनके लीडरशिप के कारण ही 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश रूल से आजाद हो पाया। लेकिन इंडिपेंडेंस के कुछ ही महीनों बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नथुराम गोडसे ने गोली मारकर शहीद कर दिया। गांधी जी का लीडरशिप सिर्फ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके प्रिंसिपल और वैल्यू दुनिया भर के मूवमेंट्स और लीडर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। उन्होंने दिखाया कि बिना हिंसा के भी बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है और न्याय जीता जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक तिलक को लोकमान्य कहा जाता था क्योंकि लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनका स्लोगन स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शॉल हैव इट हर एक भारतीय के दिल में बस गया। उन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जैसे फेस्टिवल्स को पॉलिटिकल इवेंट में बदल दिया, जिससे लोगों में यूनिटी और देशभक्ति जागी। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय ने ब्रिटिश के खिलाफ कई प्रोटेस्ट और को लीड किया। 1928 में सीमा कमीशन के विद्रोह के दौरान उन्होंने पुलिस के लाठीचार्ज में घाव पाया और कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। उनका बलिदान भारत की आजादी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। बिपिन चंद्र पाल उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक्टिव रोल प्ले किया। पाल ने लोगों को ब्रिटिश गुड को बाइकआउट करने और अपने लोकल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने जर्नलिज्म और राइटिंग के थ्रू लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से प्रसिद्ध बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का फॉर्मेशन किया और ब्रिटिश रूल के खिलाफ आर्म स्ट्रगल को लीड किया। उनका स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम लोगों में जोश भर देता था। आईएनए ने ब्रिटिश के खिलाफ धरना और इंडिया के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी। जवाहरलाल नेहरू पंडित नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर एक विजनरी लीडर थे। उन्होंने मॉडर्न इंडिया का सपना देखा और उसके लिए प्लानिंग की।
नेहरू ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी के साथ काम किया। उनकी लीडरशिप ने इंडिपेंडेंस के बाद भारत को डायरेक्शन दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाने वाले पटेल ने इंडिया को इंटीग्रेटेड करने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को प्रपोज किया कि वो इंडिपेंडेंस इंडिया में शामिल हो जाए। पटेल की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और डिटर्मिनेशन ने भारत को एकता का एहसास करवाया। डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, आम्बेडकर जी ने दलित राइट और सोशल इक्वेलिटी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉप किया और इंश्योर किया कि सिटीजन्स को इक्वल राइट मिले। उनका कंट्रीब्यूशन सोशल जस्टिस और लीगल रिफॉर्म्स में बहुत इम्पोर्टेंट रहा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह और उनके साथियों ने अपने जान का बलिदान दिया। 1929 में सेंट्रल असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंका था ब्रिटिश गवर्नमेंट को जगाने के लिए। उनका सेक्रीफाइस हर एक देशभक्त के लिए एक प्रेरणा बन गया। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ शुरू हुआ ये मूवमेंट, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट किया और खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स का यूज करने लगे। इस मूवमेंट ने इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का इम्पोर्टेंस दिखाया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में गांधी जी ने यह मूवमेंट लॉन्च किया, जिसमें ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन और गुड्स को बॉयकॉट किया गया। इस मूवमेंट ने लोगों को यूनाइट किया और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को मास मूवमेंट बना दिया। मुस्लिम लेगेसी का गठन 1906 में ढाका में हुआ था। इसका मकसद था मुस्लिम कम्युनिटी को राइट टू प्रोटेक्ट करना और उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना। इस पार्टी इस पार्टी को सर शाहिद अहमद खान की आइडिया से इंस्पिरेशन मिली, जो अलगरी मूवमेंट के फाउंडर थे। उन्होंने मुस्लिम को मॉडर्न एजुकेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए इंस्पायर किया। मुस्लिम लीगेसी ने इनिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया ताकि मुस्लिम राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके। लेगेसी ने पहले वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट भी किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना अलग आइडेंटिटी बनाने का डिसीजन लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। मोहम्मद अली जिन्ना, जो पहले कांग्रेस के मेंबर थे, 1913 में मुस्लिम लेगेसी में शामिल हो गए। उन्होंने टू नेशन थ्योरी को प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कवालीम है और उन्हें अलग अलग स्टेट की जरूरत है। जिन्ना ने आर्ग्यू किया कि दोनों कम्युनिटीज के कल्चर, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस इतने डिफरेंट है कि उन्हें एक साथ एक कंट्री में रहना मुश्किल होगा। 1940 में लाहौर रिवॉल्यूशन पास की गई, जिसे पाकिस्तान रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इस रिवॉल्यूशन में मुस्लिम लेगेसी ने ऑफिशियली डिमांड किया कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को एक अलग स्टेट बनाया जाए, जिससे पाकिस्तान कहा जाए। ये डिमांड इस बेसिस पर थी कि मुस्लिम को अपने रिलीजन और कल्चरल को फ्रीली प्रैक्टिस करने के लिए एक सेपरेट नेशन चाहिए। 1940s के दौरान मुस्लिम लेगेसी और कांग्रेस के बीच टेंशन और बढ़ गई। 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी मुस्लिम लेगेसी ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद मुस्लिम के राइट्स को सिक्योर करना जरूरी है। 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शन में मुस्लिम लेगेसी ने मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में मेजोरिटी सीट जीती।
जो उनकी पाकिस्तान की डिमांड को और मजबूत बनाता है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया, जिसमें बंगाल और बिहार में कम्युनल राउट्स शुरू हो गए। इस राउट्स ने हिंदू मुस्लिम कम्युनल टेंशन को और बढ़ावा दिया। फाइनली 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माउंटबेटन प्लान प्रपोज किया, जिसमें इंडिया को दो सेपरेट डोमिनेंस में डिवाइड करने की बात की गई, इंडिया और पाकिस्तान। इस प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ और 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ। पार्टीशन के दौरान काफी वायलेंस और मास माइग्रेशन हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए और करोड़ लोगों को अपने घर छोड़कर नई जगह बसना पड़ा। ये पार्टीशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का पेनफुल चैप्टर था। मुस्लिम लीगों और जिन्ना की लीडरशिप ने पाकिस्तान की डिमांड को रियलिटी बनाया, लेकिन इस प्रपोज में कम्युनल वायलेंस और ह्यूमन सफरिंग हुई। उसने भारत और पाकिस्तान दोनों की हिस्ट्री पर गहरा असर छोड़ा। वर्ल्ड वॉर वन 1914 टू 1918। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान इंडिया ने ब्रिटिश एम्पायर को बहुत सपोर्ट किया। लैक्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश आर्मी के लिए यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में लड़ाई की। इंडिया ने वॉर एफर्ट्स के लिए इकोनॉमिक और मटेरियल सपोर्ट भी किया। वार के बाद इंडियन लीडर्स ने ब्रिटिशर्स से एक्सपेक्ट किया था उनकी सेक्रीफाइस के बदले में उन्हें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मिलेंगे। 1919 में ब्रिटिशर्स ने माउंटेगू चिली फोर्ट रिफॉर्म अनाउंस किया, जिसमें डाइचेरी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये रिफॉर्म इंडियंस के एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पाए। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोलेक्ट एक्ट पास किया, जिसमें इंडियंस के सिविल राइट्स को सप्रेस करने का प्रॉमिस था। इस एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान जलियांवाला बाग मैसूर हुआ, जिसमें जनरल डायर ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई और कई लोगों की जान गई। इस इंसिडेंट ने पूरी कंट्री को शॉक और एंगर से भर दिया। जलियांवाला बाग मैसूर के बाद गांधी जी ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। इस मूवमेंट का एम था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन और गुड्स का बायकॉट करना। यह मूवमेंट एक मास सिविल डिसोबीडियंस बन गया, जिसमें हर एज और हर बैकग्राउंड के लोग ने पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड वॉर टू 1939 टू 1945। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान भी इंडिया ने ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट किया। लैक्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स ने अलाइड फोर्स के लिए लड़ाई की, लेकिन इस बार भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया से बिना उनकी परमिशन के उनके वार में इंक्लूड कर दिया। 1942 में ब्रिटिशर्स के डिसीजन के खिलाफ गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया और पूरी कंट्री ब्रिटिशर्स के खिलाफ उठ खड़ी हुई। इस मूवमेंट के दौरान कई लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इसने इंडिपेंडेंस के लिए एक मास सपोर्ट जनरेट किया। वार के दौरान ब्रिटिशर्स ने इंडियन रिसोर्स का बहुत एक्सप्लोटेशन किया, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी पर बहुत स्ट्रेन आया। 1943 में बंगाल फेमाइन हुआ, जिसमें मिलियंस ऑफ लोग भूख से मर गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज और नेग्लेक्ट को फेमाइन का जिम्मेदार माना गया। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटिश पर इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ गया। अमेरिका और रशिया जैसे कंट्रीज ने कॉलोनियल के खिलाफ स्टैंड लिया। यूनाइटेड नेशन भी एंटी कॉलोनियल स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा था। इस ग्लोबल प्रेशर ने ब्रिटिशर्स को अपने कॉलोनियल को इंडिपेंडेंस देने पर मजबूर किया।
दोनों वर्ल्ड वार्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट किया। वर्ल्ड वार वन के बाद पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस और मास मूवमेंट शुरू हुए, जबकि वर्ल्ड वार टू के बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और इंटरनेशनल प्रेशर ने ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ने पर मजबूर किया। फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आजादी मिली। वर्ल्ड वार टू के खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि अब उनके लिए इंडिया पर रूल करना मुश्किल हो गया है। इंडिपेंडेंस के डिमांड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस बैकड्रॉप में ब्रिटिशर्स वेल्चोरी लॉर्ड वेलवे ने शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसका मकसद था कि कॉन्सेंसस बनाना, हाउ टू ट्रांसफर पावर टू इंडियंस। कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव था एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन करना, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो कांग्रेस और मुस्लिम लीगों का, और इंडिया को पोस्ट वार गवर्नेंस के लिए प्रिपेयर करना। शिमला कॉन्फ्रेंस में मेजर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद और मौलाना आजाद, जबकि मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। अनफॉर्चुनेटली शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गया। जिन्ना ने डिमांड किया कि मुस्लिम लीग को एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाए टू नॉमिनेट मुस्लिम मेंबर्स टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कांग्रेस ने इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका कहना था कि वो पूरी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम। इस डिसएग्रीमेंट की वजह से कॉन्फ्रेंस को कोई सुटेबल रिजल्ट नहीं मिला। शिमला कॉन्फ्रेंस के फेलियर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और एफर्ट किया तो टू रिजॉल्व द डेडलॉक। 1946 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन भेजा इंडिया, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। इस मिशन का मकसद था कि सॉल्यूशन ढूंढना जो इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड कर सके। कैबिनेट मिशन में तीन ब्रिटिश मिनिस्टर थे, लॉर्ड पेंटिक, सर स्टॉपर्ट और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने कुछ की पॉइंट प्रपोज किए। यूनियन ऑफ इंडिया, एक यूनाइटेड इंडिया जो रिस्पॉन्सिबल हो डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन के लिए। ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंसेस को ग्रुप में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन रिलीजियस मेजोरिटी। ग्रुप ए हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस, ग्रुप बी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस इन नॉर्थ वेस्ट, और ग्रुप सी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस इन नॉर्थ ईस्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इनिशियली कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया, लेकिन इंटरप्रिटेशनल डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई। मुस्लिम लीग ने डिमांड किया सेपरेट पाकिस्तान बनाने का, जो कि कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते थे। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया टू शो मुस्लिम लीग स्ट्रेंथ एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान। इसके रिजल्ट में बंगाल में कम्युनल राउट्स भड़क उठे, जिसमें काफी लोग मारे गए और कम्युनल टेंशन और बढ़ गई। सितंबर 1946 में कांग्रेस ने इंटरमाइन गवर्नमेंट ज्वाइन की, लेकिन मुस्लिम लीग ने इनिशियली रिपोज किया। बाद में दिसंबर 1946 में मुस्लिम लीग भी इंटरमाइन गवर्नमेंट में शामिल हो गई।
कैबिनेट मिशन प्लान का भी फाइनल आउटकम सेटिस्फैक्टर नहीं रहा, लेकिन इसने इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काफी एफर्ट की। इसके बाद ही ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि इंडिया को अब इंडिपेंडेंस देना जरूरी है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और इंडिया और पाकिस्तान दो अलग-अलग नेशन बने। 1947 के स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स ने लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का लास्ट वर्चुअरी अपॉइंट किया। माउंटबेटन ने रियलाइज किया कि इंडिया को क्विकली इंडिपेंडेंस देना होगा टू अवॉइड सिविल वॉर। उन्होंने जून 3, 1947 को माउंटबेटन प्लान अनाउंस किया, जिसमें इंडिया को दो डोमिनेंस में डिवाइड करने का प्रपोजल था, इंडिया और पाकिस्तान। पार्टिसिपेंट के डिसीजन ने पूरी कंट्री में चोस और वायलेंस का माहौल बना दिया। कम्युनल रॉब्स, लूटिंग और मास किलिंग होने लगी। लैक्स ऑफ लोगों को अपने घर छोड़कर नई जगह बसना पड़ा। ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वायलेंस हुई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट नेशन बना और 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने अपनी आजादी हासिल की। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने अपनी फेमस स्पीच ट्राइस विद डेस्टिनी दी, जिसमें उन्होंने एक नए भारत के सपने और एस्पिरेशन के बारे में बताया। एस्पिरेशन के बारे में बात की। पार्टिसिपेशन का इम्पैक्ट बहुत डिवेस्टिंग था। लैक्स ऑफ लोग कम्युनल वायलेंस में मारे गए और मिलियन लोग को अपना घर छोड़कर रिफ्यूज बनाकर रहना पड़ा। इस डिस्प्लेसमेंट और वायलेंस ने लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब तक पार्टीशन का दर्द और इसका असर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पर दिखता है। इंडिपेंडेंस के बाद दोनों नेशंस के सामने कई चैलेंजेस थे। इंडिया को अपनी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर को रिबिल्ड करना था। पाकिस्तान को अपने नए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करना था। दोनों कंट्रीज के सामने कॉम्युनल हार्मनी और रिफ्यूज रिहेबिटेशन का चैलेंज था। पार्टीशन और इंडिपेंडेंस के साथ खुशी और दुख का चैप्टर था। इंडिपेंडेंस ने भारत को ब्रिटिश रूल से आजादी दी, लेकिन पार्टीशन ने कम्युनल वायलेंस और ह्यूमन सफरिंग का बहुत बड़ा चैप्टर लिख दिया। लेकिन आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस हिस्ट्री से सीखे और एक यूनाइटेड और पीसफुल भारत बनाए। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ने हमें सिखाया कि देश की यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है। बल्कि हम इस डिफरेंट रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ने सबको एक कॉमन कॉज के लिए यूनाइट किया। आज भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत का एक इम्पोर्टेंट पिलर है। महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स को अपनाया। इन वैल्यू ने दुनिया भर में सिविल राइट और फ्रीडम मूवमेंट को इंस्पायर किया। नेल्सन मंडेला जैसे लीडर्स ने भी प्रिंसिपल्स को अपनाया और अपने मूवमेंट को सक्सेस बनाया। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ने डेमोक्रेटिक आइडिया और प्रमोट किया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे लीडर्स ने इंश्योर किया कि भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में एडॉप्ट किया गया, वर्ल्ड का एक यूनिक और कंपेरेसिव डॉक्यूमेंट है,
जो डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के दौरान सोशल रिफॉर्म पर भी फोकस किया गया। लीडर्स जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वुमेन लीडर जैसे सरोजिनी नायडू वुमेन्स राइट और एजुकेशन के लिए काम किया। आज भारत में सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स हमारे लीगल और सोशल फ्रेमवर्क का हिस्सा है। स्वदेशी मूवमेंट ने हमें इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का लेसन दिया। ब्रिटिश गुड के बॉयकॉट और खादी का प्रमोशन ने हमें लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना सिखाया। आज भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के स्लोगन्स लेगेसी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ने हमें कई नेशनल सिंबल्स दिए जो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गए। तिरंगा, वंदे मातरम, जन गण मन और राष्ट्रपति भवन जैसे सिंबल्स हमें हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की याद दिलाते हैं और हमारे नेशनल प्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की स्टोरी, सेक्रीफाइस और लीडरशिप फ्यूचर जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है। शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और लाला लाजपत राय जैसे हीरोज की कहानी हमारे यूथ को इंस्पायर करती है कि वो भी अपने देश के लिए कुछ सिग्निफिकेंट करे। भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ने वर्ल्ड वाइड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को इंस्पायर किया। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज ने भारत के स्ट्रक्चर से प्रेरणा लेकर अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी। भारत का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एक ग्लोबल सिंबल बन गया फ्रीडम और जस्टिस के लिए। भारत का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हमें याद दिलाता है कि फ्रीडम का प्राइस क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या है। ये लेगेसी हमें गाइड करती है कि हम अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यू, यूनिटी और सोशल जस्टिस को प्रोटेक्ट करें। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के हीरोज और उनके सेक्रीफाइस को याद रखते हुए हमें एक स्ट्रॉन्ग और प्रोग्रेसिव भारत का निर्माण करना चाहिए।